भारत 21 न्यूज, आपकी आवाज सच के साथ। कुछ बातें करना चाहती हूँ आपसे, दिल से करना चाहती हूँ। चुनाव आया हुआ है, इस समय बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं नेता। मैं साधारण बातें करना चाहती हूँ जो आपकी समस्याओं से जुड़ी हुई बातें हैं। देखिए, राजनीति अलग अलग तरह की होती है। आपके उत्तर प्रदेश में पिछले 30 सालों से एक ही तरह की राजनीति चल रही है, जाति और धर्म पर आधारित राजनीति। ठीक है, तो जो भी नेता, बड़ी बड़े यहाँ पे राजनीतिक दल आपसे वोट मांगने आए, पिछले 30 सालों की बात कर रही हूँ मैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर आपसे वोट मांगा। आपने भी दिया, खूब दिया वोट, कभी कभी तो आंखें मूंद करके दे दिया। आपने सोचा हमारी धर्म की सुरक्षा होगी, हमारी जाति की सुरक्षा होगी, चलो इन्हीं को ही दे देते हैं। दिया ना माता जी? आपने नहीं दिया, किसको दिया आपने? पक्की कांग्रेसी है माता जी। माता जी ने सिर्फ और सिर्फ जो विकास की बात कर रहा था उसको अपना वोट दिया, लेकिन ज्यादातर उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसी बातों में विश्वास किया। जब राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता आए, आपको धर्म और जाति की बात उन्होंने समझाई और आपसे वोट लेकर सत्ता पाए। और ये परंपरा बन गई उत्तर प्रदेश की। ये परंपरा बनी कि विकास की बात करने की जरूरत ही नहीं थी। नेता जान गए, हर पार्टी का नेता जान गया कि जब चुनाव आएगा जाति की बात कर लेंगे, धर्म की बात कर लेंगे, वोट मिल जाएगा, हमारी नैया पार, हम सत्ता में आ जाएंगे। ये सही बात है कि नहीं? सही है ना? बहुत बुरी आदत डाल दी आपने नेताओं में, बहुत बुरी आदत डाल दी। नेता समझ गया कि काम करने की कोई जरूरत नहीं है। चुनाव के समय बड़ी बड़ी घोषणाएं कर लेते हैं, चुनाव के समय धर्म जाति, धर्म जाति, धर्म जाति, और 5 सालों के लिए राज करते हैं, जनता के लिए कुछ नहीं करते। ये परंपरा आपके प्रदेश में है आज। मुझे बताइए, यहाँ नौजवान तमाम खड़े हैं, मैं जानती हूँ, मैं पूछूंगी नहीं, मैं जानती हूँ तमाम बेरोजगार हैं, सही है कि नहीं? आपके घर जब बेरोजगारी आई तो पूछा कि किस धर्म के थे? जब महंगाई आई तो पूछा कि चलिए, ओहो इस घर में तो इस धर्म के लोग हैं, यहाँ नहीं जाएंगे, चलो उधर चले जाते, वहां महंगाई चले आई। जब छुट्टा जानवर आपके खेत चरता है तो वो पूछता है किसका खेत है? अरे भाई, हिंदू का खेत है या मुसलमान का? चलो इसको चर लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। कभी कहता है छुट्टा जानवर? जब समस्या आती है तो कोई जात पूछती है, कोई धर्म पूछती है कि आ जाती है सब पे? बताइए, सब पे आती है ना, है ना? तो राजनीति का काम क्या होता है? समस्या को सुलझाना, है ना, समस्याओं से बचाना। तो वो क्यों धर्म और जाति पूछ रहे हैं? क्यों पूछ रहे हैं? क्या जब वो सड़क बनाएंगे तो उस सड़क पे लिखेंगे कि एक ही धर्म एक ही जाति चलेगी इस सड़क पे? ये बिजली का तार है, ये बिजली पूछ के आती है घर में। ये विकास का काम है, ये हर जाति हर धर्म के लिए होता है कि नहीं? होता है ना? इसको चुन चुन के तो कोई नहीं कर सकता। करना है तो सबका करो, नहीं तो नहीं करो। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नौजवानों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हुनर है, सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है। लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है, कमा नहीं पा रहा है। उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार है।
उत्तर प्रदेश की महिला असुरक्षित है। उत्तर प्रदेश के छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार तड़प रहे हैं, परेशान हैं, कमा नहीं पा रहे हैं। किसी से भी मैं पूछती हूँ कि रोजी रोटी कमा पा रहे हो, कैसा है जीवन? पिछले 5 सालों में जब से भाजपा की सरकार आई है तब से तरक्की हुई आपके जीवन में? एक जना इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि हाँ मेरे जीवन में तरक्की हुई है, हाँ मुझे रोजगार मिला, हाँ मैं कमा रहा हूँ, मुझे रोजी रोटी कमाने में आसानी हुई है पहले से। कोई ऐसा जवाब नहीं देता। जिस गांव में जाती हूँ, जिस परिवार से बात करती हूँ, जिस शहर में जाती हूँ, जिस दुकानदार से बात करती हूँ, जिस किसान से बात करती हूँ, जिस बहन से बात करती हूँ, सब कहते हैं कि बहुत परेशानियां हैं, बहुत दुखी हैं हम, दीदी कोई सुनवाई नहीं है हमारी। तो असलियत ये है कि उत्तर प्रदेश में गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। असलियत ये है कि भाजपा की जो सरकार है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार हो, चाहे वो योगी जी की प्रदेश की सरकार हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए नीतियां बनाती है और सिर्फ उनकी भलाई के लिए काम करते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? मैं समझाती हूँ कैसे। 12 लाख रोजगार खाली पड़े हैं सरकार में, 12 लाख रोजगार। यहाँ पे कम से कम 5-10 हजार बेरोजगार नौजवान तो होंगे ही। हाथ उठाइए कौन बेरोजगार है, लीजिए, सबने हाथ उठाया है। देखिए 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। योगी जी और मोदी जी ने इनको भरने का काम नहीं किया है 5 सालों से, लेकिन 5 सालों के बाद आपके चुनाव के मंच पे आके ये कह रहे हैं कि हमने 4 लाख रोजगार के करीब हम दे चुके हैं और हम आगे बढ़कर आपको लाखों रोजगार देंगे। तो 5 सालों में क्या कर रहे थे? सो रहे थे? या फिर आपको बेरोजगार नहीं दिखे उत्तर प्रदेश में नौजवान? या तो आपको दिखे नहीं, क्योंकि बेरोजगार नौजवान तो 12 लाख तो होंगे, आराम से मिल जाएंगे आपको। भरे क्यों नहीं पद? नहीं भरे, ठीक है। और रोजगार कहां से आता है? बड़ी बड़ी संस्थाओं से। कौन सी संस्थाएं? BHEL, HAL, NTPC, ITI, रेलवेज, ये सारी बड़ी संस्थाएं हैं जिनसे रोजगार आता है। इनका क्या किया मोदी जी ने और योगी जी ने? एक एक करके 3-4 बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेच डाला। जो बचे हैं उनकी बेचने की योजना भी बनाई गई है। देश के सारे हवाई अड्डे बेच डाले, देश के सारे बंदरगाह बेच डाले, तो कहां से आएगा रोजगार? जितनी भी पब्लिक की संपत्ति थी, जितनी भी संस्थाएं थी जिससे पब्लिक के लिए रोजगार बन सकती थी, वो तो आपने बेच डाले अपने ही दोस्तों को। वो आपके दोस्त 1000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं एक दिन में। एक उद्योगपति एक दिन में 1000 करोड़ रुपए कमा रहा है और प्रदेश, देश का किसान 27 रुपए एक दिन में नहीं कमा पा रहा। किसने बनाई ये हालत? और वो कहेंगे 70 साल में बनाई आपने कांग्रेस पार्टी में। तो मैं पूछना चाहती हूँ, अगर 70 साल में ये हालत कांग्रेस पार्टी ने बनाई, तो ये संस्थाएं किसने बनाई जो आप बेच रहे हैं? ये तो आपसे पहले बनी थी, आप तो बेच रहे हैं इनको। इनको किसने बनाया? ये जो हवाई अड्डे आप बेच रहे हैं, इनको किसने बनाया? जो बंदरगाह आप बेच रहे हैं, इनको किसने बनाया? जिस हवाई जहाज में आप उड़ के लैंड कर रहे हैं गोरखपुर में, वो हवाई अड्डा किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। अब आप देखिए स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे कुछ महीनों पहले।
आप सोच सकते हैं कि कितने के खरीदे होंगे। सोचिए, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 8000 करोड़ का एक हवाई जहाज। 8000 करोड़ क्या एक हवाई जहाज, 2 खरीद लिए। 16000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीद लिए। ठाठ से उसमें बैठकर वो पूरी दुनिया घूम रहे हैं। इस पूरे देश के गन्ना का बकाया, पूरे देश के गन्ना किसानों का बकाया 14,000 करोड़ रुपए है। उन 2 हवाई जहाजों से कम, और आपने उसको नहीं चुकाया। आपके बड़े बड़े उद्योगपतियों का आप कर्ज माफ कर रहे हैं, इस देश के किसानों का कर्ज आपने माफ नहीं किया। इस देश के छोटे दुकानदार, इस देश के छोटे व्यापारी, जिनकी ये दुकानें हैं, इधर मुझे दिख रही हैं, ये इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। चलो संस्थाएं बेच दी, चलो सरकारी रोजगार नहीं दिए, लेकिन रोजगार यहां से भी आते थे, छोटे व्यापार से, खेती से, किसानी से। आपने तो वो भी खत्म कर डाला। जीएसटी, नोटबंदी, तमाम ऐसी नीतियां लाए जिससे कोई अपना छोटा बिजनेस चला ही नहीं पा रहा है, कमा ही नहीं पा रहा है। हर दुकान में मैं जाती हूँ, दुकानदार कहता है कि दीदी कर्ज में डूब रहे हैं, कोरोना आया, लॉकडाउन आया, सरकार ने कोई राहत ही नहीं दी। बच्चों के फीस भर रहे हैं, बिजली के बिल भर रहे हैं, कर्ज में डूब रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो वहां से भी रोजगार नहीं बन सकते। तो आपने तकरीबन पूरे देश के गरीब, पूरे देश के मिडिल क्लास को तो आपने परेशान कर दिया। समस्या पे समस्या आई, आपने कोई राहत नहीं दिलवाई। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, महंगाई का सामना कौन करता है? कौन करता है? आप करती हैं? कुछ खरीद नहीं पा रही हैं। कड़वा तेल 200 रुपए, 250 रुपए में मिल रहा है। एक दिहाड़ी 200 है, 250 है। एक दिहाड़ी में एक बोतल कड़वा तेल नहीं मिलता। गैस सिलेंडर पकड़ा दिया मुफ्त में, आप भर नहीं पा रही हैं। और सरकार कह रही है कि हमने तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, निभा दी है। महिलाओं को गैस सिलेंडर दे दिया, हमें तो महिलाओं को का वोट मिल जाएगा, बात यहीं पर खत्म। आपको आगे बढ़ाने की बात, आपकी बेटियों को शिक्षा देने की बात, आपको सशक्त करने की बात, आपको रोजगार देने की बात कौन कर रहा है? कोई नहीं। ये आदत जो डाल दिया आपने सब में कि धर्म और जाति ही चलेगी, इसी का बोलबाला है इस प्रदेश में, और कुछ चलेगा ही नहीं। विकास का कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। इसी वजह से ये सब हो रहा है। अब आप समझिए कि ये सब परिस्थितियों से फायदा किसका हो रहा है? फायदा पब्लिक का है। मेरी बहनों, आपका फायदा हो रहा है इससे। मेरे भाइयों, नौजवानों, आपका फायदा हो रहा है इस राजनीति से? नहीं हो रहा ना? लेकिन किसी का फायदा तो जरूर हो रहा होगा अगर ऐसी राजनीति चली जा रही है। फायदा इन्हीं राजनीतिक दलों का है। बहुजन समाज पार्टी जो जाति के आधार पर आपसे वोट मांगती है, समाजवादी पार्टी जो जाति और धर्म के नाम पर आपसे वोट मांगती है, और सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी जो धर्म का इस्तेमाल करके, आपके जज्बातों को उठा के, आपके जज्बातों का इस्तेमाल करके आपसे सत्ता लेती है। ये लोकतंत्र है भाइयों और बहनों। इसमें सत्ता आपकी है। जो इस मंच पे खड़ा है, खड़ा आपने किया है, आपके वोट ने किया है। ये सारे के सारे नेता भूल गए हैं। सारे के सारे नेता भूल गए क्योंकि आपने भूलने दिया है, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी भूल गए। आपने सोचा कि धर्म के लिए बात कर रहे हैं, अच्छी अच्छी जाति की बातें कर रहे हैं, चलिए इन्हीं को वोट दे देते हैं। बहुत गलत सोच है ये। जाग जाइए। इस नींद में रहने से ना आपका बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है।
आपका प्रदेश खाई में है, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, किसान कमा नहीं पा रहा है, दुकानदार कमा नहीं पा रहा है, व्यापारी कमा नहीं पा रहा है, और आप आंख मूंद के इनको फिर से जिता देंगे। आप फिर से ऐसी राजनीति लाएंगे जो सिर्फ धर्म और जाति की बात करेगी। इससे मिला क्या है आपको? इससे क्या मिलेगा? आप मेहनत करते हैं, दिन रात अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं। किस लिए? ताकि आपको एक ऐसी सरकार मिले जो आपको एक बोरा राशन दे और आपसे कहे खाता खोल लो, चुनाव के पहले थोड़े से पैसे भेज देंगे। इसी के इंतजार में आपका पूरा जीवन बीतेगा। क्या आप अपने बच्चों को इसलिए बड़ा करते हैं कि एक बोरे राशन का इंतजार करते रहे, वो उस पर निर्भर रहे? ये चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपके सामने एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिनकी हिम्मत हो ये कहने की कि इस देश की बुजुर्गों ने मेरा नमक खाया है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले हफ्ते मंच पर क्या कहा? उन्होंने कहा, मैंने एक बूढ़ी अम्मा का वीडियो देखा और उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मुझे एक बोरा राशन मिला, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नमक खाया, इसीलिए मैं उनसे विश्वासघात नहीं करूंगी, उनको बार बार वोट दूंगी। ये चाहते हैं आप कि प्रधानमंत्री सोचे कि आप उनका नमक खा रहे हैं? नमक तो नेताओं ने आपका खाया है। नमक राजनीतिक दलों ने आपका खाया है। सत्ता आपसे उधार मिली है, सत्ता उनकी नहीं है, सत्ता आपकी है। और मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही हूं, मैं अपनी बात भी कर रही हूं। अगर कल आप मुझे सत्ता दें और मैं काम न करूं और मेरी मानसिकता ये बन जाए कि आप पर कोई बड़ा एहसान कर दिया, आपको एक राशन का बोरा पकड़ा के, आपको थोड़े से पैसे भिजवा के, तो मुझे भी खदेड़ देना। ये मानसिकता नहीं चलेगी। इस मानसिकता को खत्म करो, अपने हक को पहचानो। यहां जितने भी नौजवान खड़े हैं, रोजगार आपका हक है, आपका हक है, शिक्षा आपका हक है। यहां पे जो महिलाएं बैठी हैं, आपकी बेटियों का हक है। शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, किसानों का हक है कि ये सरकार मदद करे इनकी। किसानों का हक है कि अगर छुट्टा जानवर परेशान कर रहा है कि सरकार एक योजना निकाले इसको बंद करने के लिए। ये किसान का हक है। हर व्यापारी का हक है, सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों का नहीं जो बंबई में बैठ के रहे हैं आराम से, जो हजारों करोड़ कमा रहे हैं आपकी बदौलत। आपका हक है कि आप कमाएं। आपका हक है कि हर नेता अपना धर्म समझे। सबसे ऊपर, सबसे बड़ा धर्म की आपकी सेवा होनी चाहिए। ये आपका हक है और ये हक किसी नेता ने नहीं दिया आपको। ये हक आपके पूर्वजों ने, इस देश के किसानों ने आजादी के लड़ाई में शहीद होकर आपको दिलवाया है। ये किसी का एहसान नहीं है आप पर कि थोड़ा बहुत काम कर लिया और अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बन गए, मंच पे खड़े होकर अपना ही बिगुल बजा रहे हैं। किसी का हक नहीं है, किसी का हक नहीं है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सत्ता आपकी है। आप पूछो, सवाल उठाओ, कैसे हिम्मत हो गई इनकी आपके सामने आने की और ये ना बताने की कि जो 12 लाख सरकारी रोजगार के पद खाली पड़े इनको क्यों नहीं भरा 5 सालों से। आपने कहा था ना 70 लाख रोजगार दोगे, 12 लाख दे देते, वो भी खाली पद रखे पूरी 5 सालों में, क्यों नहीं बताते? आप पूछिए। आपको गरीब रखा जा रहा है, समझ लीजिए इनकी मानसिकता। आपको गरीब रखा जा रहा है, आप जैसे बच्चों को
बेरोजगार रखा जा रहा है, क्योंकि जब तक बेरोजगार रहोगे, जब तक गरीब रहोगे, जब तक अशिक्षित रहोगे, तब तक सही सवाल नहीं उठाओगे, तब तक जो गुस्सा तुम में है उसका इस्तेमाल होगा, और राजनीतिक दल जो तुम्हारे जज्बातों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तुम्हारे धर्म को, तुम्हारी जाति को आगे लाना चाहते हैं, वो तुम्हारा इस्तेमाल करते रहेंगे। जिस दिन तुम अपने पैरों पे खड़े हो गए, कमाने लग गए, तुम में अपने आप पे गर्व हो गया, तो कोई तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो नेता आएगा, तुम पूछोगे सड़क क्यों नहीं बनाई, मेरे घर में बिजली क्यों नहीं आती, तुम खा रहे हो, कमा रहे हो ना, मैं क्यों कमा नहीं पा रहा हूं, तुम पूछोगे। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की जनता को गरीब जानबूझकर रखा जा रहा है, ताकि आपका इस्तेमाल हो, ताकि आपके जज्बातों का इस्तेमाल हो, ताकि उन जज्बातों पर आधारित सत्ता मिले, इनको राज करें, ये फूले फले इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों, और आप गरीबी की खाई में फंसे रहे, आप जाति धर्म के जाल में फंसे रहे। समझ लीजिए आपके साथ क्या हो रहा है, बहुत बड़ा विश्वासघात है, समझना बहुत जरूरी है। आज अगर मैं आपके सामने आई हूं तो मैं खाली खोखली बातें करने नहीं आई हूं, मैं नकारात्मक बातें नहीं करना चाहता, मैं आपको एक दूसरे से नहीं लड़ाना चाहता। मैं कांग्रेस पार्टी की प्रभारी हूं, यूपी की। कांग्रेस पार्टी आपके लिए योजना लाई है। आपको छुट्टे जानवर की परेशानी है ना, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सुलझा दी है। 5 सालों से ये सत्ता में है। आज खड़े होकर प्रधानमंत्री की हिम्मत की वो कहे कि उनको मालूम ही नहीं था, उनके संज्ञान में ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश के किसानों की इतनी बड़ी समस्या है। हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं 3 सालों से, जहां मैं जा रही हूं मैं कह रही हूं। मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि ये समस्या है, इसको छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने इस तरह से सुलझाया है, उत्तर प्रदेश में लागू कर लीजिए, लोग परेशान हैं, बहुत त्रस्त हैं। कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने एक योजना बनाई यही समस्या देख के छत्तीसगढ़ में। उन्होंने कहा आप छुट्टे जानवर का देखभाल करेंगे तो सरकार आपसे छुट्टे जानवर का गोबर 2 रुपए किलो में खरीदेगी। अब सोचिए इससे क्या हुआ। इससे पब्लिक को लगा कि चलिए देखभाल कर लेते हैं, हमारी कमाई हो जाएगी। घर में रखा जानवर को सरकार ने 2 रुपए किलो गोबर खरीदी, उसका गोबर गैस बनाया, उसकी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उसको दिया, खाद बनवाया और उसका खाद किसानों को दिया। किसानों की मदद हुई, जनता की मदद हुई, छुट्टे जानवर की समस्या खत्म हो गई। ये कर सकते थे लेकिन इनकी नीयत नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में आज के दिन गेहूं और धान के लिए 2500 रुपए मिल रहे हैं पर क्विंटल। साथ में है सोनभद्र का जो जिला है, छत्तीसगढ़ से लगता है, यूपी का जिला, उस तरफ 2500 मिल रहे हैं, इस तरफ 1000। हो सकता था, करने की नीयत नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी हम ये योजना उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे। हम कह रहे हैं कि किसानों के पूरे कर्ज माफ करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज आप माफ कर रहे हो और किसान मर रहा है। बहुत बड़ा अन्याय है। हम इस अन्याय को दूर करेंगे। हम कह रहे हैं कि बिजली की बिल आती है, बिजली नहीं आती, आप भरते हो, आप कर्ज में चले जाते हो, कमा नहीं पाते, लेकिन बिजली की बिल जरूर आएगी। हम कह रहे हैं इस बिल को हम सबके लिए आधा करेंगे। हम कह रहे हैं कि जिन व्यापारियों को, जिन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ कोरोना से, उनकी बिजली की बिल का जो बकाया है वो हम साफ कर देंगे। गरीब से गरीब परिवारों को हम आर्थिक सहायता देंगे, जिनको कोरोना से सबसे बड़ी मार पड़ी थी। हम कह रहे हैं नौजवानों, ये देखिए, ये एक भर्ती विधान निकाला है आपके लिए।
ये एक खाका है। हम हवा में नहीं कह रहे हैं कि हम 20 लाख रोजगार देंगे। इसमें लिखा है कि वो 20 लाख रोजगार आएंगे कहां से। देखिए, या पढ़िए जरूर, ऑनलाइन देखिए। इसमें लिखा है 12 लाख पद खाली है। कहां खाली हैं, किस किस विभाग में खाली हैं, हम पहले उनको भरेंगे। इसमें लिखा है कि 8 लाख रोजगार हम आपके लिए पैदा करेंगे। कैसे? आप में हुनर है, आप पर अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, हम आपको 5 लाख रुपए 1% ब्याज में देंगे, ताकि आपको साधन मिले और आपको अगर अपना बिजनेस, अपना व्यापार शुरू करना है तो आप कर पाए। हम कह रहे हैं जहां जहां हुनर है, जैसे कानपुर में लेदर का हुनर, मुरादाबाद में पीतल का हुनर, अलग अलग जगह अलग अलग हुनर, हम उस हुनर के लिए पूरी सहायता वहीं पे दे देंगे। जो नौजवान उस हुनर को इस्तेमाल करके कोई छोटा अपना व्यापार शुरू करना चाहे, उसको हम मदद करेंगे। ये कह रहे हैं हम, आपकी सेहत के लिए, आपकी शिक्षा के लिए पूरा खाका तैयार है। आज आर्मी की भर्ती की समस्या देखिए, सिर्फ आर्मी की नहीं है, तमाम नौजवानों ने भर्ती के परीक्षा दिए हैं। कहीं 69,000, कहीं 22,000, कहीं 7,000, कहीं 8,000 नौजवानों ने फीस भर के, पैसे खर्च के, मेहनत करके परीक्षा दी। क्या हुआ? परीक्षाओं में घोटाला, परीक्षाओं में भ्रष्टाचार। तो आप परीक्षा देते हैं, परीक्षा पास भी कर देते हैं, पेपर लीक, परीक्षा कैंसल, परीक्षा रद्द हो गई, या फिर कट ऑफ चेंज हो गया। मैं ऐसे नौजवानों से मिली हूं जिनके 4-5 साल बर्बाद हो गए इंतजार में, क्योंकि इतनी मेहनत की कि अभी आएगी नौकरी, नौकरी नहीं आई। हम कह रहे हैं कि ये जो भर्ती की प्रक्रिया है, इसको पारदर्शी बनाएंगे। इसमें अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया, किसी अधिकारी ने इधर उधर करने की कोशिश की, हम एक कानून लाएंगे कि उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। हर भर्ती के लिए एक जॉब कैलेंडर बनेगा। जिस दिन आपकी परीक्षा है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर नियुक्ति होगी, और रिजल्ट का दिन, परीक्षा का दिन, सब कुछ उस कैलेंडर में लिखा जाएगा। अगर कोई भी फीस नहीं होगी किसी भी भर्ती के इम्तिहान के लिए, ये हम कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सह लिया है आपने। और हम कह रहे हैं जो नौजवान अपना जीवन बनाना चाहता है, परीक्षा देने के लिए उसको कहीं और जाने की जरूरत है, लखनऊ, दिल्ली, जहां भी, उसका टिकट भी मुफ्त मिलेगा उसे, बशर्ते वो पास दिखाए परीक्षा का। तो चाहे छोटे दुकानदारों, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, बहनों के लिए, हम कह रहे हैं आपको एक गैस सिलेंडर देते हैं ना मुफ्त में, हम 3 दे रहे हैं, ले लीजिए। लेकिन आपको सशक्त बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, आपको पढ़ाने लिखाने की, आपको रोजगार देने की जिम्मेदारी हमारी है। छात्राएं पढ़ती हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करती हैं, लेकिन उनके पास मोबाइल है नहीं, किसी और का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम कह रहे हैं कि मुफ्त मोबाइल दे देंगे, मुफ्त स्कूटी देंगे छात्राओं को, लेकिन आपके लिए हर जिले में छात्राओं के लिए अच्छे अच्छे केंद्र विद्यालय लगाएंगे, ताकि आपको शिक्षा मिले, आपको हुनर मिले, और जितने भी सरकारी रोजगार हैं उनमें से 40% महिलाओं को मिलेंगे। पहले के आरक्षणों के तहत 25% पुलिस में भर्ती महिलाओं की होगी, और मैं जानती हूं कि पुलिस में भी जो महिलाएं हैं उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। जहां उनका जिला है वहां उनकी पोस्टिंग नहीं होती, दूर दूर जाके काम करना पड़ता है। किसी कोई रहता नोएडा में और पोस्टिंग मिल गई है सोनभद्र में, हम इसको दूर करेंगे। जहां रहते हो वहां पोस्टिंग मिलेगी। आपकी सेहत के लिए ब्लॉक के अस्पतालों में महिला डॉक्टर, महिला नर्स बैठाएंगे, एक अलग कमरा होगा आपके लिए। ये सारी चीजें हम करना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि हमारी सोच इन दूसरे राजनीतिक दलों की सोच से अलग है। हमारी सोच ये है कि जो आजादी की लड़ाई आपके पूर्वजों ने और हमारे पूर्वजों ने लड़ी, वो आपकी आजादी के लिए लड़ी। और जब तक आप सशक्त नहीं बनेंगे, जब तक आप कमा नहीं पाएंगे,
जब तक आप खुद सुरक्षित नहीं होंगे, जब तक आप सक्षम नहीं होंगे, तब तक आप आजाद नहीं हो सकते। तब तक कोई ना कोई राजनीतिक दल, कोई ना कोई नेता अपने आप को भगवान समझकर आपको गुलाम बना के रखेगा। और हम आपकी गुलामी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि विकास आए। ये प्रदेश इतना महान प्रदेश है, इसने कितने प्रधानमंत्री दिए इस देश को, इसने इस देश की राजनीति की दिशा दिखाई, इस देश को आजाद किया। वो है ये प्रदेश, वो है ये उत्तर प्रदेश जिसमें सारा हुनर है और खेती अच्छी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। इस प्रदेश को खाई से निकालना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरी बातों को सुनकर क्या आपको समझ में आया कि आज आपके हाथों में कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? अपने बच्चों के भविष्य के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, अपने प्रदेश के विकास के प्रति ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये जो वोट आपको दिया है ना संविधान में, इसको समझ लो, इसको व्यर्थ मत करो। बहुत हो गया है, धर्म जाति ये सब बहुत हो गया है। इससे आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आपको इस खाई में से निकलना है और अगर आपको विकसित होना है, आपको अपने प्रदेश के भविष्य को मजबूत बनाना है, तो अपना वोट सही तरह से इस्तेमाल करिए। उस राजनीतिक दल को दीजिए जो आपके प्रति जवाबदेह बने, जिसके नेता ऐसे इनकी तरह भावुक हो जाएं और ये कहें आपसे कि क्षमा चाहते हैं, आपके बीच नहीं आ पाए। ऐसा नेता चाहिए आपको। आपको ऐसा नेता नहीं चाहिए जो कहता है कि आपने उसका नमक खाया है। समझ लीजिए आप ही में शक्ति है बदलाव लाने की। उस शक्ति को इस्तेमाल करिए, उस शक्ति को इस्तेमाल करिए और बदलाव लाइए अपने प्रदेश में, अपने भविष्य को बनाइए। यही मेरा आपसे आग्रह है। मैं जानती हूं आप सबको देख के कि ये जीतने वाले हैं। जिताएंगे वीरेंद्र चौधरी जी को। हाथ ऊपर करके कहिए जिताएंगे, जिताएंगे। इनकी जीत से आपकी जीत होगी। आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे तो आपके भविष्य मजबूत बनेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबी लंबी बातें सुनी मेरी, दिल में रखना, भूल मत जाना। चुनाव के दिन अपना वोट अपने लिए लाना।